आज हमारे बीच चर्चा हेतु जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, उनमें आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच अभी जो जुड़ चुके हैं हमारे अधिकारी रिटायर्ड पुलिस डीएसपी रहे हैं श्री गौरी शंकर चढ़ार जी। आप सागर से ताल्लुक रखते हैं और आप डीएसपी के पद से इंदौर से रिटायर हुए हैं। आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो एमए इकोनॉमिक्स में किया और एलएलबी आपने किया है। आपकी पदस्थापना विभिन्न जिलों में रही। आप भोपाल में रहे, सीहोर में रहे, इंदौर, धार आदि जिलों में आप एसआई से लेकर टीआई, एसडीओपी, सीएसपी जैसे पदों पर आपने काम किया और आपका जो कार्यकाल रहा बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। हमारे रिटायर्ड डीएसपी महोदय का आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करना चाहूँगा। इस बीच हमारे साथ जबलपुर से जुड़ेंगे लखन आठिया जी, जो थोड़ी देर में हमारे बीच आ जाएँगे। तो मैं इस आज के कार्यक्रम की जो बातचीत का सिलसिला आदरणीय गौरीशंकर चढ़ार जी से शुरू करना चाहूँगा। तो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही आदरणीय चढ़ार साहब से जानना चाहूँगा कि आप चूँकि गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं और सागर जिले के एक गाँव से निकलकर और आप इतने बड़े पद पर पहुँचे, ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने शुरू की प्राइमरी लेवल से लेकर और हायर सेकेंडरी स्तर तक, इस बीच आपको अपनी शिक्षा के दौरान किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आईं? किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? हमारे सभी दर्शकों के लिए आप थोड़ा-सा बताइएगा, आपके बचपन के बारे में, किस तरह से आपने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया? सर, आपने ये मौका दिया, आप बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं सर। इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। सर, मेरा बचपन, मेरे फादर जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तब स्वर्गवास हो गया था। फिर मेरी माताजी और दोनों बड़े भाइयों ने मुझे पढ़ाया। 6वीं से जैसे 5वीं पास की, तो 5वीं के बाद में हमको तो कुछ जानकारी थी नहीं, हमारे माँ को भी नहीं थी। तो हमारे जो गुरुजी थे पहले, उमाइया जी, वो हमारा नाम इमानुएल स्कूल सागर में लिखा दिया था 6वीं से। फिर 6वीं से जैसे ही नाम लिखाया तो हमारी वहाँ पे मौसी रहती थी सागर में शनिचरी पे, तो मौसी के यहाँ रह के पढ़ा। और यहाँ तक कि वो उस वक्त किराए को पैसा नहीं होता था, तो पैदल आना जाना भी करते थे। कभी-कभार दौड़ के गढ़पैरा तक जाते थे और फिर पैदल आके आया जाया करते थे। इस प्रकार से अपना दिनचर्या चलाया करते थे और फिर इसी ढंग से अपन 8वीं और 8वीं के बाद 10वीं 11वीं पास की, फिर कॉलेज में गए। उस वक्त शनिचरी पे एक बहुत अच्छा ग्रुप था पढ़ने वालों का, तो जिसमें कीरत बाबू, रंजीत बाबू और शंकर के बड़े भाई हरि सिंह वगैरह ये सारे सब थे। तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और बहुत अच्छा पढ़ने का वो था, स्कोप भी और लगन भी, और सब लोग जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, एक बहुत ग्रुप था। और सर वहीं पे मैं देखा करता था कि सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होके आते थे तो वो नेकर और बनियान और सफेद जूते मोजे पे आते थे अग्निहोत्री साहब के यहाँ, तो वो मैं देखा करता था। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि नहीं, अपन को भी थानेदार बनना है। तो इसलिए अपन दौड़ लगा के 20 किलोमीटर मेरा गांव है सागर से, तो दौड़ लगा के जाना और दौड़ लगा के आना, ये मेरे नेचर में बन गया और मेरे को जुनून छा गया था कि मुझे थानेदार बनना है। तो इस प्रकार से सर सफलता हमको मिली और पहली पोस्टिंग मेरी भोपाल में हुई और भोपाल में होने के बाद में फिर वहीं सब इंस्पेक्टर रहा, फिर टीआई रहा, फिर इंदौर में टीआई रहा, फिर आरटीओ में ही रहा। आरटीओ के बाद में फिर ये सारी सब इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। लेकिन आज तक बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू इनसे सबसे दूर। जी, ये हमारे समाज के लिए आप बड़े और गौरव की बात है कि आप गांव से हमारे समाज के, हमारे गांव के हमको बहुत ही वो कहते थे कि बोले ये पदा थानेदार बनेगा, ऐसा बोला करते थे हमारे सामने। तो हमने वो लोगों की बातें भी सुनी है ना, वो लोगों की बातें भी सुनी और जब थानेदार बन गए तो आज तक वो नमस्कार करते हैं समाज के ही लोग। तो ये कुछ लोग जो अपने उद्देश्य पे अपन चलते हैं तो उसमें कई भटकाव आते हैं, लेकिन अपन को अपना टारगेट अचीव करना है, उस ओर अपन को बढ़ते रहना चाहिए।
जी, निश्चित रूप से आपने जो अपना लक्ष्य बना रखा था उसमें आप सफल हुए और आप एक सफल जो है आपका सेवा काल रहा। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इतने बड़े पद पर पहुँचे, इस बीच आपको क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको जातिगत रूप से आपके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है या आपको थोड़ा-सा अलग दृष्टि से देखा जा रहा? ऐसा आपको कभी लगा अपने सेवा काल में, अपने अधिकारियों के बीच या अपने जो सहकर्मी रहे होंगे, उनके बीच कभी ऐसा महसूस देखिए हुआ आपको? सर, मैं बीच में निवेदन करना चाहता हूँ जी, कि अगर कहीं जी, जी। आपके पक्ष में लोकल विधायक, सांसद या मंत्री हैं, तो आपको कोई अधिकारी उफ नहीं करे। और अगर कहीं जी, आपके जी। पक्ष में राजनीतिक स्कैंडल कमजोर है, तो आपकी अधिकारी एसीआर खराब कर देंगे, तो परेशान करेंगे, तो फलाना करेंगे और आपको बोलेंगे कुछ नहीं। जी, तो जी। इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जब तक मैं एसओ रातीगढ़ भोपाल में रहा, कैरवा कोटी का जब जी, माननीय अर्जुन सिंह साहब सीएम हुआ करते थे, तो मैं 4 साल कंटिन्यू एसओ रहा। जी, जी। और उनके ना रहने पर फिर लोगों ने काफ़ी परेशान किया, तो फिर अपन को जिला बदलना पड़ा। जी, जी। ऐसी तो परेशानी आती है, ये जो बड़ बड़े नेचुरल है। अगर कोई फील्ड पोस्टिंग चाहेंगे, जी, तो जी। आपको किसी को ना किसी को हाँ, हाँ। माई-बाप बनाना पड़ेगा। जी, जी। तभी आप सफल हो सकते हैं, चाहे नेतागिरी में, जी, चाहे आपके नौकरी में, चाहे आपके पढ़ने-लिखने में और चाहे जी। किसी उसमें। अपने यहाँ पे जो टिकट नहीं मिलता लोगों को, उसकी वजह यही है कि पैसे वाले नहीं हैं और दूसरी बात जी। किसी संघ विशेष से नहीं जुड़े हैं और जुड़े हैं तो जी, बहुत जी। पीछे हैं। ये मेरा जी। मानना है। तो जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, हमारे समाज में या अन्य दूसरी जो अनुसूचित जाति वर्ग में जो लोग आते हैं, उनके साथ विभिन्न तरह की जो प्रताड़नाएँ हैं, जातिगत उसको लेकर गाँव में होती हैं, तो उनको शिकार होना पड़ता है। उनके लिए किस तरह के कानूनी प्रावधान हमारे कानून में किए गए हैं और जिनका उनको सहारा लेना चाहिए? जी सर, अपनी जाति को अनुसूचित जाति में गज़ट में नोटिफ़िकेशन में स्थान दिया गया है, एक बात। जी। दूसरी बात ये है सर कि लोग बात-बात में गाली बकते हैं और कुछ में भी मारपीट भी हो जाती है, तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट करना चाहिए। या तो हरिजन जी, जी। थाने में रिपोर्ट करें या पुलिस थाने में रिपोर्ट करें और उसकी कॉपी ज़रूर जी। लें। थाने में अक्सर क्या होता है कि जो हरिजन जाति सूचक शब्द बोलते हैं, वो एफआईआर में नहीं हाँ, लिखते हैं। और जब एफआईआर में नहीं लिखते हैं तो आपकी एससी एसटी की धारा नहीं लगती है। जब धारा नहीं लगती है तो जी, आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो नहीं मिल पाता है, एक बात। जी। दूसरी बात, अगर कहीं आपकी नहीं लिखी गई है तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके वहाँ पे एसपी साहब के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, आईजी साहब के यहाँ कर सकते हैं, हरिजन कल्याण थाने में शिकायत कर सकते हैं। उसमें जाके शिकायत करें कि जी, मैंने जी। ऐसी रिपोर्ट लिखाई थी और ये इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो वो धारा बढ़ेगी जी, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब एससी-एसटी की धारा लगती है तो 15 दिन में पीड़ित आप जी। मतलब पीड़ित पक्ष को जो रिपोर्ट करने जाता है उसको सहानुभूति राशि मिलती है। तो एक राशि तो एफआईआर के जी, 15 दिन बाद मिलती है, एक चालान होने पे मिलती है, मतलब 90 दिन के भीतर ही भीतर चालान होना पड़ता है, करना पड़ता है कोर्ट में, तब मिलती है। जी, और तीसरी मिलती है जी। जब सजा हो जाती है तब। तो अपने जो पीड़िता हाँ, पक्ष है हाँ। जी, उसको कभी अपनी रिपोर्ट नहीं बदलना चाहिए, अपने बयान नहीं बदलना, जी। तब उसको पूरा लाभ हाँ, मिल हाँ। पाता है। जी। और जब तो रिपोर्ट कई बार लिखाने जाते हैं तो जाति सूचक शब्दों की गालियां लोग देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उस वक्त ये जी, शब्द जी। लिखाना चाहिए। अब कभी-कभार ऐसा जी, होता है जी। कि अपने आदमी भी फँस जाते हैं, अपने समाज के लोग भी फँस अच्छा। जाते हैं किसी केस में। और माली हालत होती जी। नहीं है कि हम वकील लगा के, बड़ा वकील लगा के और हम केस जीत जाएँ, तो ये स्थिति नहीं बन पाती है। तो सरकारी वकील मिलता है, जी, जी। शासकीय वकील मिलता है, अधिवक्ता मिलता है, तो उसको ज़रूर लगाएँ। मजिस्ट्रेट के हाँ, सामने हाँ। जाएँ और माँग करें मजिस्ट्रेट से। तो मजिस्ट्रेट का ये जी, नियम जी। दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट को मतलब प्राइवेट अधिवक्ता को बुला के और सरकार उसका पेमेंट करती है और वकील लगाती है और आपकी जिरह करती है। जी, जी। तो ये कराना पड़ता है। तो ये मेरा जी। सुझाव है कि अगर अ, कोई आदमी अपना फँस गया है, तो वो मजिस्ट्रेट से माँग कर जी। सकता है वकील की और अपने पक्ष में फैसला करा सकता है।
जी। कई बार लोग और शिकायतें अगर कहीं करते हैं जैसे कि जब कोई, वो जी, जी जी, पूछें, जी, पूछे सर, पूछें। अक्सर गाँव के लोग जी, गाँव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और वो उनकी कोई समस्या होती है तो वो सीधे थाने पहुँच जाते हैं। जैसा वो बताते हैं लेकिन उस तरह की बातें उनकी एफआईआर में नहीं लिखी जाती। तो इस तरह से भी उस उनका केस कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए क्या तरीका हो कि हम जो हमारे साथ जो भी घटनाक्रम घटा है, वो वैसा का वैसा एफआईआर में लिखा जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ए- एक तो सर कानून में ये प्रावधान है कि अगर कहीं आपकी बात नहीं लिख रहा है तो आप लिख के दे दें, उसकी रिसीव ले लें। जी, और अगर कि आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है तो वो रिसीव लेके और वकील करके और हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं। उसमें एसपी साहब, कलेक्टर साहब और होम सेक्रेटरी और संबंधित थाना प्रभारी को भी पार्टी बनाया जाता है, और जो मुलजिम पक्ष रहते हैं उनको बनाया जाता है, और वो पिटीशन लगाते हैं तो सब दौड़ के फिर एफआईआर कायम करते हैं। पुलिस जी, वाले अगर नहीं करते हैं तो जब पार्टी बनता है, मतलब थाना प्रभारी पार्टी बनता है, एसपी पार्टी बनता है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी पार्टी बनता है, तो फिर ये जी। फटाफट एफआईआर करते हैं। लेकिन अभी रिसीव अपने यदि पास होना हमें कुछ चाहिए कि अपन ने लिख के दिया था, जी, जी। अपन ने शब्द दिए थे और इन्होंने एफआईआर नहीं की है, तो इस पे कार्रवाई होती है। जी, जी। आए दिन हम देखते हैं कि जो उत्पीड़न के शिकार जो लोग होते हैं, अ, उनकी रिपोर्ट में वो एससी एसटी एक्ट नहीं लगता। तो इसके लिए हमें एक अधिकारी के पास जाना चाहिए। अपन को सर एसपी साहब के पास जाना चाहिए और जी सर। उसमें रिटर्न में देना चाहिए कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी अश्लील गालियां और जाति सूचक शब्द बोले हैं। जैसे चढ़ार को विच्छेदन करके जी। चढ़ा बोला, कुटवार बोला, या और कुछ ही बोला, हाँ, हाँ। पानी पे पानी नहीं बनने दे रहे, घाट पे नहीं चलने दे रहे, तो इस पे कार्रवाई होती है जी, सर। जी। और यहां तक जी, कानून में जी। यह दिया है कि अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी यही धाराएं लगती हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये आपने अच्छी जानकारी जी। हमारे श्रोताओं के लिए दी है। तो आपने ये बताया कि एससी एसटी एक्ट किन वजहों से या किन कंडीशन में लगाना अनिवार्य हो जाता है। और आपने ये जाति भी सूचक बताया कि शब्दों के आधार शासन पर होता है। जी, जी। तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा समाज आज भी गाँव में अधिकतर हम देखते हैं कि वो भेदभाव का शिकार उनको होना पड़ता है। तो हमें इसके लिए हमारे समाज के तौर पर किस तरह के प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक स्थिति आज भी कमज़ोर है या हम सामाजिक रूप से आज भी पीछे हैं, हमारे साथ गाँव में भेदभाव होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सोचते हैं कि इसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है? क्योंकि आज़ादी के 70 साल हो चुके सर हैं, तो अब तक तो कम से कम समता का भाव आ जाना चाहिए समाज के भीतर। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन अपने समाज में कोई आईआईटी, आईआईएम और 12वीं से वकील नहीं है जो मिनट और सेकंड से पैसा लेता है। और यहाँ तक कि एंकर भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, कोई कुश्ती में भी नहीं है, कोई बॉक्सिंग में भी नहीं है, ये सारा बहुत अभाव है। लेकिन अपनी समाज के लोग मेहनत कश हैं, मंजूरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा सबसे कहना जी, है जी। कि सबसे पहले जो एक पिता के 2, 3, 4 जो भी संतान हैं, उनकी सबकी आईडी अलग 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 बने शुरू जी, से। तो जो शासन लाभ देता है, कुटीर देता है, जी। राशन देता है, तो वो उनको बेनिफिट सेपरेट मिले। वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, लेकिन सामूहिक आईडी में वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाते। फिर दूसरा एक चलन चल रहा है कि कुटी बनवाना है तो आप 10,000 रुपए दीजिए, लेटिन बनाना है तो 5,000 रुपए दीजिए, आपको कोई सहायता चाहिए तो आजकल हर जगह के हर जगह रेट फिक्स हैं 2 नंबर की। तो उनको फॉलो कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी कुटी नहीं बनेगी, आपकी लेटिन नहीं बनेगी। आज हमारे समाज के कई लोग ऐसे हैं कि इतनी व्यवस्था चलने के बाद भी नहीं बनी। ठीक सर, एक जी, बात तो जी। ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई सर जी, कि अपनी समाज में टॉपर बच्चे हैं, कम से कम 10वीं और 12वीं में 90, 95, 85% ला रहे हैं। तो जी, हमारी जी। समाज को चंदा इकट्ठा करके उन परिवार वालों की मदद लेके आईआईटी और आईआईएम की कोचिंग कोटा से कराना चाहिए। और हर जी, चीज का आज देखिए, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है, नवोदय में होता है, जी।
सर्वोदय जो जी विद्यालय उसमें हो रहा है, यानी हर चीज में एंट्रेंस एग्जाम जी जरूरी है, तो उसकी कोचिंग बहुत जरूरी है। हमारे पुलिस में सिपाही भर्ती होने के लिए, बाबू भर्ती होने के लिए भी आजकल कोचिंग जरूरी है। कोचिंग से क्या होता है, एक निखार आता है। आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सही है, टॉपर हैं, ये भी सही है, इंग्लिश आती है, ये भी सही है, लेकिन कोचिंग का माध्यम नहीं है, इसीलिए अपने बच्चे पीछे रह जाते। जी तो कोचिंग कराना और आईआईटी और आईआईएम में जाना, पहुंचाना हमारा लक्ष्य। तो 5 साल में अपनी समाज की मनोदशा सुधर जाए। जब परिवार का भला होगा तो तो समाज का भला, जी जी जी। ये मेरी सोच है। अब दिक्कत जी, अक्सर दिक्कत ये आती है कि हमारा समाज अधिकतर तो ग्रामीण समाज है, गाँव में रहता है और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे 8वीं कक्षा पास करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, घरेलू काम में लग जाते हैं या मज़दूरी में लग जाते हैं। इसी तरह लड़कियों की शिक्षा भी गाँव में आज भी हम देखते हैं कि अधिकतम हाई स्कूल तक हो पाती है और इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उनको अवसर मिलते नहीं हैं और आप देखते होंगे कि गाँव में आज उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं रह गई जो आपके ज़माने में हुआ करती थी। एक टीचर के भरोसे 8 कक्षा 8 तक की स्कूल चलाए जा रहे हैं या अतिथियों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। तो इस वजह से भी आज के समय सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा की दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमारे समाज के लोग काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए इस तरह की क्या योजनाएँ हैं कि जहाँ उनको जो है भर्ती कराया जा सकता है और वो अपनी शिक्षा हासिल कर सकते हैं? सरकार ने जो मजदूरी वर्ग वाला है, श्रम कार्ड बनता है, श्रमोदय विद्यालय मध्य प्रदेश में 4 खुले हैं। 6वीं से जी, उनका खाना पीना रहना ड्रेस सब फ्री है और बहुत बढ़िया चकाचक बने हैं, चकाचक बने हैं, रहने की खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं एसो रातीगढ़ जी, जी। था, वहां पे ही ये सर्वोदय विद्यालय खुला है भोपाल में। तो मैंने खुद जी, देखा वहां जाके, तो वहां बिल्कुल नेट से आपको काम करना पड़ता है, परीक्षा भी आपकी कंप्यूटर नेट से होगी और एंट्रेंस टेस्ट भी उसी से होता है, लेकिन उसी लेवल का होता है, 6वीं लेवल का। तो वो अपन को तैयार कराना पड़ता है और उसमें बच्चों को रहना खाना सब फ्री है सर। और अगर कोई जनरल बच्चे पढ़े हैं तो आजकल शासकीय हॉस्टल, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लड़का और लड़कियों के हॉस्टल है सर, उसमें अपने यहाँ के बच्चे जाते नहीं है, उसमें अपन को भेजना पड़ेगा, जिसमें उनका खाना, उनका रहना, उनका सारा सारा फ्री है। तो उसमें अपने जी, यहाँ जी। के लोग नहीं जाते हैं तो उनको अपन को भेजना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये है। और मैंने तो एक मिश्रा जी थे मेरे साथ में, सिपाही थे, उनके लड़के को आ, बॉम्बे में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो डॉक्टरी में उसका सिलेक्शन हुआ था, तो हमने अपने डीजी साहब से निवेदन करके और उस लड़के को जी, फ्री में हॉस्टल दिलवाया। तो ऐसा जी, अप्रोच जी। से, जान पहचान से भी काम होते हैं सर, और उस पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने काफी लोग पढ़ लिख के 5 साल में समाज की दशा सुधार देंगे। देखिए अपने यहाँ के मेहनतकश लोग हैं, अपने यहाँ के व्यापारी और व्यवसायी लोग नहीं हैं, तो व्यापार और जी, व्यवसाय की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, नेतागिरी की ओर ध्यान जी, देना पड़ेगा, पत्रकारिता की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अगर कि जी, समाज का जी। विकास करना है तो। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो चाहे वो भले छोटी सी किराने की दुकान डालें, लेकिन गांव में दुकान जी, डालें। जी। शहर में अगर कहीं है तो वहां पे दुकान डालें, पान की दुकान डालें, कुछ ना कुछ दुकान। आप भी देखते होंगे सर कि अपने यहाँ पे व्यवसायी लोग नहीं है, दुकानदारी नहीं करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं तो वो काफी आगे गए। जैसे जी, जी, सिंधी समाज के जी, जी। लोग आज तक वो कोई नौकरी नहीं करते, अपने आपके ही सामने आए होंगे और आज वो कितने बड़े बड़े व्यवसायी बन गए। जी, जी। तो अपन बिल्कुल, अगर को नहीं कर सकते, जैन समाज वाला कोई मजदूरी करने नहीं जाता है, माहेश्वरी लोग मजदूरी करने नहीं जाते हैं, है ना, और उन लोग जी, जी, व्यापार करते जी। हैं, घर बैठे काम करते हैं और अच्छा उन्नति करते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि इस जी, ओर अपन जी। को ध्यान देना जी, जी। तो ये पड़ता आपका बहुत अच्छा सुझाव है और इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि हमारे समाज के लोग भले वो छोटा-मोटा कोई भी व्यवसाय करें, सब्जी बेचने का काम करें, ठेला लगाएँ, कम पूँजी वाले कम लागत वाले वो शुरू कर सकते हैं और गाँव में छोटी-मोटी किराने की दुकान उनकी आसानी से चल सकती है।
या अपनी छोटी मोटी जी जमीन सर। यदि है और उसमें पानी का साधन है तो उसमें भी अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से खेती करके वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। या गाय पे पलकर यदि आपके आसपास शहर है तो दूध बेचकर भी अपना जो आय का स्रोत बढ़ाया जा सकता है। तो सर आपने जो उसमें सुझाव मैं दिया वो बहुत एक और अच्छा बात सुझाव बोलना दिया कि चाहता हूँ हमारे सर, जी, एक मैं जी, और सुझाव देना चाहता हूँ। देखिए डेयरी पे आपको जितनी जी। एक गाय, 2 भैंस, 4 भैंस, 10 भैंस लेना चाहते हैं तो उसमें भी शासन आपको 40% सब्सिडी देता तो है। इन तो इन जी।